Assalamu alaikum viewers, this is Abdul Rahman and welcome to Students Diary. Dear viewers, आज हम बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी पर बात करेंगे और इसके डिफरेंट पहलू को डिस्कस करेंगे। हेल्थ केयर वर्कर को बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर जब आप किसी हेल्थ केयर सेटअप का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी के बारे में लाजमी पूछा जाता है। सो बायोसेफ्टी को WHO कैसे डिफाइन करता है? WHO कहता है कि दैट इज द कंटेनमेंट प्रिंसिपल, टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस दैट आर इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट unintentional exposure to pathogens and toxins or their accidental release। यानी वो तमाम मेजर और टेक्नोलॉजीज और ट्रेनिंग को यूटिलाइज करते हैं ताकि हम अनइंटेंशनल अगर एक्सपोजर हमारा होता भी है पैथोजेंस के साथ या टॉक्सिन्स के साथ, हम उससे महफूज रह सकें, या अगर एक्सीडेंटली वो पैथोजन रिलीज होता है एनवायरनमेंट में तो महफूज रह सके। यहाँ पे जिस बात पे जोर दिया गया है वो अनइंटेंशनल है, यानी आपने सारी प्रिपरेशन सारी ट्रेनिंग की हुई होती है लेकिन फिर भी अगर उसका एक्सपोजर आपका अनइंटेंशनली होता है तो उसके लिए जो आपने प्रिवेंटिव मेजर्स ली हुई होती हैं दैट इज कॉल्ड एज बायोसेफ्टी। उसके बाद आ जाता है बायोसिक्योरिटी को। बायोसिक्योरिटी को जो WHO डिफाइन करता है वो कहते हैं कि दैट इज द कंटेनमेंट प्रिंसिपल्स, टेक्नोलॉजीज एंड प्रैक्टिसेस दैट आर इंप्लीमेंटेड टू प्रिवेंट इंटेंशनल रिलीज और मिसयूज ऑफ पैथोजेंस। इसकी डायमेंशन टोटली डिफरेंट है। बायोसिक्योरिटी में हम वो सारे प्रिंसिपल, टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस को यूटिलाइज करते हैं, तरीक़ेकार को इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम इंटेंशनल रिलीज ऑफ पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करें, उसको रोकें, क्योंकि वो मिसयूज होंगे। जाहिर है वो क्रिमिनल लोग होंगे जो इंटेंशनली इस पैथोजेंस या टॉक्सिन्स को लोगों को उसके लिए एक्सपोज करेंगे या एनवायरनमेंट में उसको रिलीज करेंगे। उसको रोकना बेसिकली वो बायोसिक्योरिटी के सिमरे में आता है। अब हम फर्स्ट प्राइमरी कंट्रोल ऑफ बायोसेफ्टी को स्टडी करेंगे कि बायोसेफ्टी के लिए हमें कौन कौन सी कंट्रोल्स पे गौर करना है, उसको डिटेल में समझना जरूरी है, इम्प्लीमेंट करना है, और फिर उसके बाद हम बायोसिक्योरिटी पे आएंगे। बायोसेफ्टी को लेकर जो प्राइमरी कंट्रोल्स हैं उसमें 4 बेसिक्स प्राइमरी कंट्रोल्स हैं, फिर हम उसको फर्दर इंडिविजुअली हर एक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बायोसेफ्टी में इंजीनियरिंग कंट्रोल आता है। सेकंड नंबर पर हमारे पास PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं। थर्ड नंबर पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ऑपरेशनल प्रोसीजर है, जबकि फोर्थ नंबर पर हमारे पास लीडरशिप है। इंजीनियरिंग कंट्रोल में हमने किन चीजों का ख्याल रखना होता है? इंजीनियरिंग कंट्रोल में सबसे पहले आपके पास आ जाता है दैट इज लॉक ऑन डोर्स। जब भी आप हेल्थ केयर सेटअप को इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी जो चीज़ है कि आपके डोर्स पे लॉक्स होना ज़रूरी है, ताकि कोई गैर ज़रूरी लोग आपका आना जाना मौजूद ना रहे, या फिर जो आप जहाँ पे पैथोजेंस या एजेंट्स को रखते हैं वो भी लॉक इन डोर्स लॉक होते हों, जैसे आपका फ्रिज हो गया या आपका इंक्यूबेटर हो गया, ताकि गैर ज़रूरी एक्सेस वहाँ तक मौजूद किसी का ना हो। फिर हमारे पास बायोसेफ्टी कैबिनेट्स आ जाते हैं। बायोसेफ्टी कैबिनेट्स आपके पास आपके एजेंट्स को देखते हुए कौन सा लेवल होना चाहिए, लेवल 1 बायोसेफ्टी कैबिनेट 1 2 3 4 कौन सा होना चाहिए, और फिर आपके पास बायोसेफ्टी आपने कैबिनेट हेल्थ केयर की डिज़ाइन को, सेटअप की डिज़ाइन को देखते हुए आपने कहाँ पे इंस्टॉल करना है, ये भी इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है। यानी जो एयर कर्टन बनता है आपका बायोसेफ्टी कैबिनेट में वो मेंटेन रहे, वो डिस्टर्ब ना हो, पता चले कि सामने से ही आपकी डायरेक्ट एयर जो है वो आपकी बायोसेफ्टी कैबिनेट पे पड़ रही है, या आपने कोई एग्जॉस्ट उसके अपोजिट साइड पे लगा हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो आपका मकसद जो है वो बायोसेफ्टी कैबिनेट का पूरा नहीं होगा। ये भी इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है कि आपने इंस्टॉल कहाँ पे करना है। फिर आपके पास आ जाता है डायरेक्शनल एयर फ्लो। जब भी आप लैब को डिजाइन करते हैं या हॉस्पिटल सेटअप में तो अपने डायरेक्शनल एयर फ्लो का भी ध्यान रखना होता है। ये ना हो कि आपकी जो एयर फ्लो है वो फ्रॉम डर्टी टू क्लीन की तरफ हो, तो फिर मसले खड़े होंगे और बायोसेफ्टी की इश्यूज आपके पास आएंगे। फिर इंटरलॉक डोर्स होनी चाहिए।
जो डोर्स हैं वो उस पर लॉक अवेलेबल हो, और जो दो डोर्स अगर एक दूसरे के सामने खुलती हैं तो वो उसको आपने ऐसे सिंक्रोनाइज करना है कि जो क्लीन साइड की एयर है वो डोर खोलते हुए बाहर जो है वो डर्टी साइड की जो एयर है वो क्लीन साइड की तरफ ना जाए। सो उसको आपने इस तरह से मेंटेन करना है, और साथ लॉक्स वगैरह भी लगानी ज़रूरी है। फिर ऑटोक्लेव्स आ जाता है, वो भी इंस्ट्रूमेंट्स की ही है। जैसे बाय सेफ्टी कैबिनेट को इंस्टॉल करते हुए ख्याल रखना है, इसी तरह ऑटोक्लेव्स को भी पता चले आपने ऑटोक्लेव को क्लीन एरिया में रखा हुआ है और ऑल द वे आप कॉरिडोर में डर्टी आइटम्स को लेके ऑटोक्लेव की तरफ लेके जा रहे हैं, और आप आईसीयू में से भी गुजर रहे हैं और सीसीयू में से भी गुजर रहे हैं, और आखिर में आपने ऑटोक्लेव रखा हुआ है, तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। सो बाय सेफ्टी आप मेंटेन नहीं रख सकेंगे। सो ये भी इंजीनियरिंग कंट्रोल में आता है। और फिर आखिर में HEPA फिल्टर्स की बात आती है। HEPA फिल्टर्स आपने ज़ाहिर है जहाँ भी आउटलेट्स होती हैं जहाँ पे एयर बाहर जाती है, स्पेशली जब आप हाईली पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के साथ डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एबोला है या अभी हम कोरोना के साथ डील कर रहे थे इनिशियल डेज में, तो HEPA फिल्टर्स का होना ज़रूरी है ताकि एनवायरनमेंट में आपके पास वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जाए। दूसरे नंबर पर हमने कहा था कि जो बाय सेफ्टी कंट्रोल है उसमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आता है। इसके बारे में आप लोग बहुत सी डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसमें हमारे पास जैसे कि ग्लव्स है, आई प्रोटेक्शन है, लैब कोट्स हैं, N95 मास्क या रेस्पिरेटर्स हैं, बूटीज हैं जो हम शूज के नीचे पहनते हैं, और आखिर में हमारे पास पेपर्स है यानी पावर्ड एयर प्योरीफायर रेस्पिरेटर्स। तो ये सारी चीज़ें रिमेंबर हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये सारी चीज़ें आपने पीपी को रिस्क असेसमेंट के बाद सेलेक्ट करनी है। आप अगर सिर्फ HIV के साथ सैंपल को आपने डील करना है तो उसके लिए आपके लिए ग्लव्स, लैब कोट और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आई प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप कोई ड्रॉपलेट ट्रांसमिटर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं या जैसे कोरोना के केस में था, तो उसमें आपको प्रॉपर ये सारी पीपी एडिशनल भी पहननी पड़ती है, जैसे पेपर्स जो है, पावर्ड एयर प्योरीफायर रेस्पिरेटर, ये सारा आपको फिर डॉन करना होता है। सो ये सारी चीज़ें आपको रिस्क असेसमेंट के बाद देखनी है। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो हमेशा जब आप लैब में उसको अवेजा करते हैं या आपके लैब के सेटअप का हिस्सा बनाते हैं एक बुकलेट के फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक तो ये है कि आसान और फहम अल्फाज में लिखे गए हों और इजीली उसको लोग मेमोराइज कर सकें। पता चले कि आपने वेस्ट डिस्पोजल का SOP ऐसे लिखा हुआ है जो हाउस कीपिंग स्टाफ को समझ ही नहीं आ रहा, अब वो उर्दू स्पीकिंग है या पश्तो स्पीकिंग और आपने उसको इंग्लिश में सिखाया हुआ है, रटाया हुआ है, तो उसका कोई मकसद पूरा नहीं होता। सो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो आपके कॉग्निटिव हो, इजीली टू रिमेंबर हो। तो उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर पर वेस्ट डिस्पोजल है जिसमें पूरे स्टेप्स लिखे गए हैं कि आपने कैसे करना होगा, और फिर लैब डिकंटेमिनेशन का प्रोसीजर्स के लिए आप अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लगाते हो। स्पिल मैनेजमेंट के लिए जो अलग सा आपका SOPs है, इसी तरह मेडिकल इमरजेंसी है, नीडल स्टिक इंजरी हो गया तो आपने स्टेप वाइज कौन से प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करने हैं, वो सारे रिटन फॉर्म में हो और लोग उसको मनोवन फॉलो भी करें। और आखिर में जैसे इमरजेंसी एवोल्यूशन या एवेकुएशन हो गया, उसके लिए प्रॉपर SOPs मौजूद हो और लोगों को इस बारे में पता हो, जैसे कि इमरजेंसी एवेकुएशन में आपने रेड एवेकुएशन करनी है, कब येलो एवेकुएशन करनी है और कब ग्रीन एवेकुएशन करनी है। फॉर एग्जांपल आप एबोला पे काम कर रहे हो और जलजला आ गया, तो आपने जो भी पीपी पहनी हुई है वो कंटेमिनेटेड है, तो क्या आप भाग के आ जाओगे या आप अपने जो कल्चर प्लेट है या जो भी आप सैंपल है उसको कहीं संभाल के रखोगे, लॉक करोगे और फिर आप बाहर निकलोगे। तो उस वक्त SOP आपको क्या कहती है, ग्रीन एवेकुएशन में क्या कहती है, आपका कोई साथी बेहोश हो गया उस वक्त आपने कैसे एवेकुएट करना है, तो वो सारी SOPs में आपकी मेंशन होती है। फोर्थ नंबर पे बाय सेफ्टी कंट्रोल में आपके पास लीडरशिप आती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लीडरशिप जो है वो पूरी टीम को लेके चलता है, और लीडरशिप जो है वो मैं पे बिलीव नहीं करता बल्कि हम पे बिलीव करता है। जब भी कोई अगर माइलस्टोन अचीव करता है तो वो सब टीम मेंबर्स को उसको अप्रिशिएट करता है, और लीडरशिप जो होती है वो क्या करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करती है अपने स्टाफ के लिए, अपने टीम मेंबर्स के लिए, ताकि उसको रिसोर्सफुल किया जाए, उसको स्किलफुल किया जाए उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फिर इम्यूनाइजेशन हेल्थ केयर सेटअप में बहुत ज़रूरी है कि अपने स्टाफ की इम्यूनाइजेशन कराई जाए, वैक्सीनेशन कराई जाए, क्योंकि दे आर ऑलवेज एट द रिस्क ऑफ
they are always exposed to different types of pathogens or microorganism. बैकग्राउंड चेक्स रखे, जो भी स्टाफ वो हायर करता है लीडरशिप उसकी डिटेल देखता है, बैकग्राउंड हिस्ट्री देखता है कि वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं रहा है, या उसका जैसे अक्सर आपने देखा होगा इंटरव्यूज में एक साइकेट्रिस्ट लाजमी मौजूद होता है, तो उसको बैकग्राउंड चेक्स रखते हैं कि जो स्टाफ मेरा है वो किस फेज से गुजर रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई फाइनेंशियल इश्यूज ऐसे हैं उसको जो कि उसको काम करने में उसको मसला आ रहा है, तो वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है। फिर एसओपी कंप्लायंस के वो एसओपी जो बनाए गए हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किए स्पेल मैनेजमेंट है, नीडल स्टिक इंजरी है, क्या वो मनोवन फॉलो हो रही है या सिर्फ राइटिंग की हद तक है, जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ होता है कि बस एक बुकलेट में बना के रख दी है एक फाइल में कि हम ये एसओपीज फॉलो कर रहे हैं। तो लीडरशिप उसको प्रैक्टिकली देखता है कि उसकी तामील हो रही है। फिर सर्वेलेंस, वो देख रहा होता है जो भी एक्टिविटीज हो रही होती है, प्रोसेसेस हो रही होती है, मिसयूज तो कुछ नहीं हो रहा, कोई इन्वेंट्री की डिटेल्स को देख रहा होता है, कोई इन्फेक्शियस पैथोजेंस जो है अगर कोई स्टाफ उसके साथ डील कर रहा होता है तो उस पर लीडरशिप की भी नज़र होती है कि वो प्रोसेसेस सही हो रहे हैं, क्या वो उसको जो ट्रेनिंग दी गई है उसको फॉलो करके एसओपीज को फॉलो करके उसको प्रोसेस कर रहे हैं या नहीं, तो वो कॉन्स्टेंटली उसको ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। फिर लास्ट में लीडरशिप का काम क्या है कि वो एसओपी को वैलिडेट करता है कि एसओपीज जिस मकसद के लिए बनाया गया है क्या उसका आउटकम आ रहा है, ठीक है। एसओपी से क्या मुराद होता है, एसओपी हम इसीलिए अडॉप्ट करते हैं कि अगर एक एसओपी डब्ल्यूएचओ की तरफ या इंटरनेशनली फॉलो हो रहा है, तो जो बीकिंग मेथड है फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे हम जैसे कर रहे हैं, तो वो लाहौर में भी वैसे ही होगा, कराची में भी लोग वैसे ही बीकिंग मेथड करेंगे, अमेरिका में भी वैसे ही करेंगे। दैट इज एसओपी वैलिडेशन, जिसका आउटपुट जिस मकसद के लिए वो एसओपी बनाया गया है क्या उसका आउटकम वैसा आ रहा है या नहीं, दैट इज एसओपी वैलिडेशन। और ये लीडरशिप का काम है कि वो देखें कि जिस मकसद के लिए एसओपीज डिवाइस किए गए हैं आया उससे वो मकसद हासिल हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो उसमें स्लाइटली फिर मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द नीड्स की जाती है। अब आ जाते हैं हम प्राइमरी कंट्रोल ऑफ बायोसिक्योरिटी की तरफ। बायोसिक्योरिटी में भी हमारे पास 4 डिफरेंट हमारे पास है कंट्रोल्स हैं जिसको हम देखेंगे इंडिविजुअली, जिसमें सबसे पहले फिजिकल कंट्रोल्स है, फिर पर्सोनल कंट्रोल्स है, थर्ड नंबर पे मटेरियल और फोर्थ नंबर पर इंफॉर्मेशन है। इन चारों पे जब चेक्स रखे जाएंगे तो बायोसिक्योरिटी इंश्योर होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। रिमेंबर बायोसेफ्टी और बायोसिक्योरिटी के लिए जो भी आपने कंट्रोल्स पे जाने से पहले आपने उसकी असेसमेंट करनी है कि कहाँ कहाँ पे लूप होल्स है और उसके लिए हमें क्या मेजर लेने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल है। फिजिकल में हमारे पास क्या है, लॉक्स है। लॉक्स बहुत ज़रूरी है, और लॉक्स खास करके जब आप इन्फेक्शियस पैथोजेंस BSL लेवल 3 लेवल 4 लैब्स में काम कर रहे होते हैं या ऐसा कोई आउटब्रेक हुआ है उस पैथोजन पे काम कर रहे हैं, तो वैसे भी नॉर्मल लैब्स में भी लॉक्स का होना ज़रूरी है। आपके इंस्ट्रूमेंट्स पे लॉक्स होना ज़रूरी है, जहाँ पे आपने पैथोजेंस को रखा हुआ है, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, ताकि गैर ज़रूरी अनऑथराइज्ड लोग उसको एक्सेस ना करें। सिक्योरिटी कैमरास मौजूद हों हर उस जगह पे जहाँ पे इन पैथोजेंस या एजेंट्स को जो कि फ्यूचर में आउटब्रेक्स उसका हो सकता है या हाईली इन्फेक्शियस है या उस पर रिसर्च हो रहा है, तो सिक्योरिटी कैमरास उसको उसकी सर्वेलेंस हो रही हो हर स्टेप्स की। पिंस जो है बहुत ज़रूरी है कि आइडेंटिफिकेशन नंबर या सीक्रेट कोड्स जो है वो हर इंस्ट्रूमेंट्स पे हो और सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन के पास उसके पास पिन नंबर हो। इसी तरह हर ऑथोराइज्ड पर्सन जब एंटर हो तो उसका अपना एक पर्सनल पिन नंबर हो जो उसको एंटर करता है, या उस रेफ्रिजरेटर को जहाँ पैथोजेंस रखा हुआ है, फ्रीजर्स है या इंक्यूबेटर है, उसको ओपन करता है तो वो अपना एक खास पिन नंबर एंटर करे ताकि मेक श्योर हो कि कोई और उसको जो है वो फिजिकली उस चीज को डील नहीं कर रहा जो अनऑथराइज्ड है। पर्सोनल जो है रिलायबिलिटी प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है कि बंदा कितना रिलायबल है, उसके डिटेल्स में जाना, उसकी साइकोलॉजिकली भी उसको असेस करना ज़रूरी है कि वो जल्दी हार तो नहीं मानेगा, कल को कोई ब्लैकमेल करे उसको कि आपने इस पैथोजेंस को मिसयूज़ करना है अदरवाइज आपके साथ ये हो जाएगा,
तो और वो जल्दी उसकी बातों में आ जाए, या वो किसी पैसे या रिश्वत लेके एक ख़ास जो सीक्रेट्स है वो आउट कर दे क्रिमिनल लोगों के हाथों, या उसका आउटब्रेक कर दे सर्टेन पैथोजेंस का। सो रिलायबिलिटी प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है कि वो कॉन्स्टेंटली चेक करें। बैकग्राउंड चेक्स, जैसे हमने बायोसेफ्टी में पढ़ा था कि लोग जो आप हायर कर रहे हो किसी ऐसे टास्क के लिए जिसमें इन्फेक्शियस पैथोजेंस या टॉक्सिन्स के साथ आप काम कर रहे हो, उसके ऊपर रिसर्च वर्क कर रहे हो, तो उसका बैकग्राउंड चेक्स ज़रूरी है। नॉर्मली हसास इदारों में हमारे यहाँ या हर जगह दुनिया में उसको प्रॉपर जो है वो, अगर आपने देखा भी होगा सुना भी होगा कि पुलिस स्टेशन से क्रॉस वेरिफिकेशन चेक आती है, डिफरेंट एजेंसियां उसको चेक करती हैं। इसी तरह उसके पर्सनल लेवल पे भी उसके बैकग्राउंड में कि कहीं उस पीछे FIR तो नहीं कटी, किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में तो इन्वॉल्व नहीं रहा, तो उसको कॉन्स्टेंटली अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। फिर एंट्री और एग्जिट लॉग जो है ये बहुत ज़रूरी है कि कौन अंदर आता रहा है कौन जाता रहा है, वो लॉग मेंटेन हो, ताकि कल कला अगर कोई मिसहैप होता है तो हमें उस लोगों का रिकॉर्ड हो कि इस इतने बजे से इतने बजे तक इस डिस्क पे फला बंदा काम करता है, इसने लॉग इन किया है और ये इतने बजे वापस निकला है। तो हर एक चीज का रिकॉर्ड का मेंटेन, एंट्री और एग्जिट लॉग का मेंटेन होना जरूरी है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है मटेरियल। अब मटेरियल में हमारे पास इन्वेंट्री है, पैकिंग है या ट्रांसफर है, और फिर शिपिंग है। इन्वेंट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्ट कर रहे हैं एबोला वायरस की अपने लैब में और आपने 5 टेस्ट किए हैं और जो आइटम यूटिलाइज हुई है वो 10 टेस्ट के लिए हुई है, तो जाहिर है उसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है कि ये 5 टेस्ट के जो मटेरियल है या जो रीजेंट्स है ये कहाँ गया है, कहीं मिसयूज तो नहीं हुआ या लैब से बाहर तो नहीं गया। तो इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। इसी तरह अगर कोई बड़े ड्रग स्टोर से कॉन्स्टेंटली एक चीज़ यूज़ हो रही है, लोग एक बंदा आता है वो परचेज करता है, तो ज़ाहिर है ड्रग स्टोर वाले के पास रिकॉर्ड होता है कि फला बंदा ये चीज़ लेके जा रहा है। तो जो उस मुल्क की एजेंसी होती है वो ऐसी चीज़ों पे बड़ा कीनली ऑब्जर्व कर रही होती है कि कौन सी चीज़ अगर एक्सेसिवली यूज़ हुई हुई है तो ये इन चीज़ों के लिए मिसयूज़ हो सकती है। तो वो उस बंदे को फिर ट्रेस करती है और इस तरह आइडेंटिफाई कर लेती है कि वो कहीं बायोलॉजिकल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं है। सिमिलरली पैकिंग या ट्रांसफ़र है कि उसको प्रॉपर पैक किया जा रहा है, एक इन्फेक्शियस एजेंट है उसको एक जगह से आप दूसरी जगह कैरी कर रहे हैं, तो वो पहुंचते हुए उसका सील टूट चुका है या उसकी बॉक्स जो है वो टूटा हुआ है, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसका कहीं पे मिसयूज ना हुआ हो, उसका ध्यान रखा जाता है। थर्ड नंबर पर शिपिंग है। अगर कोई चीज़ शिपिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल आपने एक बायोलॉजिकल मटेरियल है या एजेंट्स है उसको आपने टेस्टिंग के लिए किसी और मुल्क में भेजना है और आपने 5 सैंपल भेजे हैं और वहां पे 3 पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि वो 2 सैंपल कहाँ गए हैं और वो कहीं मिसयूज ना हो जाए, और इसीलिए इसकी बायोसिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखना, रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ नंबर पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लॉग इन एंड लॉग आउट इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन कब आता रहा है कौन कब जाता रहा है ये सारी लॉग इन लॉग आउट में होना चाहिए, स्पेशली बायोमेट्रिक्स या आईज के थ्रू जो आपके पास सेंसर आइरिस लगे होते हैं जिसमें सिर्फ ऑथराइज्ड लोग जो है वो इंटर हो सकते हैं। सो अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है तो वो लॉग इन लॉग आउट से मालूमात हो कि कौन कौन जो है लैब के अंदर आता या जाता रहा है। फिर सेक्रेट कोड्स होते हैं। सेक्रेट कोड्स उन लोगों को दिए जाते हैं जो लैब्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो खास डिस्क पे काम कर रहे होते हैं। वो उसके पिन कोड भी हो सकते हैं, वो उसका कार्ड होता है जो वो स्मैश करते हैं वहां पे। थर्ड नंबर पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। जो भी आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं उसका जो है वो सेफ होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके पास डाटा जनरेट हो रहा है या जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं कोई और उसको चोरी ना कर सके, लिहाजा जो भी आपके कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं, हार्ड डिस्क होते हैं, उसकी सिक्योरिटी ज़रूरी होती है। नॉर्मल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हैं कि किसी बंदे को अलाउड नहीं होता कि वो गैर ज़रूरी कंप्यूटर पे बैठे, ना लॉगिन बने होते हैं उनके, और ना ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में USB ले जाने की इजाज़त होती है। इवन मोबाइल भी अंदर आप नहीं लेके जा सकते ताकि डाटा को महफूज रखा जा सके। अब बायो टेररिज्म, एक दो इस्तिलाहें और यूज होती हैं। एक बायो टेररिज्म है, एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर है।
बायोटेररिज्म नॉर्मली क्या है, दैट इज द थ्रेट और यूज ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट बाय इंडिविजुअल और ग्रुप मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोलॉजिकल, सोशल और अदर आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव to instill fear or cause illness or death in order to achieve their objectives. जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है कि बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज करके लोगों में खौफ व हरास फैलाया जाए, और ये उस वक्त करते हैं जब कोई पॉलिटिकल गेन्स करना हो या किसी मुल्क की इकोनॉमी को जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करने का सोचा हो कि उसकी इकोनॉमी थोड़ी सी नीचे आ जाए, या सोशल रीजंस होते हैं या आइडियोलॉजिकल बेसिस भी किया जाता है। और उसमें ये होता है कि कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट कर दिए जाते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स को वहाँ पे कुछ खास मखसूस जगहों पे सिर्फ स्प्रेड कर दिया जाता है ताकि लोगों में एक खौफ और हरास फैल जाए। जैसे कि 2001 में इंथ्राक्स का केस हुआ था जहाँ लेटर्स को भिजवाया जाता था कुछ लोगों के दरमियान के पास, और आपने देखा होगा कि वो लेटर्स कुछ मखसूस लोगों के पास गए थे, 8 या 10 लोगों के साथ के पास गए थे, और जिसमें वो पाउडर होता था और स्पोर्स होते थे इंथ्राक्स के, और उससे पूरी दुनिया को, पूरी अमेरिका को टेरर में रखा गया। और उसके लिए खास तंजीम को जो है उन्होंने इल्ज़ाम ठहराया कि इन्होंने ये लेटर्स भेज रहे हैं लोगों को, और पूरी दुनिया उस टेंशन में पड़ गई थी सिर्फ वो गेंस, पॉलिटिकल गेंस लेने के लिए या किसी एक एक्टिविटी का जवाब बनाने के लिए ये चीज़ होती रही है। तो दैट इज बायोटेररिज्म, और इसको हम कहते हैं कि साइलेंट एनिमी टुक ग्रेटर टोल्स ऑफ लिव्स देन बुलेट्स। तो अगर इस तरह की कोई एक्टिविटीज किए जाते हैं तो वो एक साइलेंट एनिमी के तौर पर होता है कि कौन क्या कर रहा है कोई नहीं पता चल रहा होता, और ये बुलेट से ज़्यादा ख़तरनाक काम होता है अगर ये खुदा न खास्ता स्प्रेड हो जाता है और ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर में ये है कि खुल के ऐलान जंग होता है जिसमें बायोलॉजिकल एजेंट्स को या टॉक्सिन्स को स्प्रेड किया जाता है उस मुल्क के अगेंस्ट, एक खास कम्युनिटी या एथनिक ग्रुप के अगेंस्ट। एंड रिमेंबर, माइक्रोब डोंट चूज साइड्स। माइक्रोब्स जो है वो ये नहीं देखता कि ये बॉर्डर की इस तरफ है या बॉर्डर के उस तरफ है। बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कोरोना की है। पहले तो ये डाउट किया जाता कि लैब में प्रिपेयर हुआ है, लेकिन लैब में प्रिपेयर हुआ है या नहीं, लेकिन हम सब ने देख लिया कि कोरोना ने बाउंड्रीज नहीं देखी, चाहे वो चाइना है या अमेरिका है या इंडिया है या पाकिस्तान है, सब इक्वली उससे जो है वो मुतासिर हुए हैं, डेथ्स हुई हैं लोगों की। सो बायोलॉजिकल वारफेयर इज द डिलिबरेट यूज ऑफ disease causing biological agents such as bacteria, virus, rickettsia and fungi or their toxin to kill or incapacitate human, animals or plant as an act of war। ये ज़्यादा लार्ज स्केल पे होता है और उसमें एक्चुअली लोगों को नुकसान पहुंचाने के गर्ज से किया जाता है। तो देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजिकल वारफेयर एंड बायोटेररिज्म। हिस्ट्री को अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल वारफेयर की हिस्ट्री रही है जो रोमन्स और पर्शियन के वक्तों में इसको रेगुलरली जो है लोगों जो एनिमीज थे उनको पॉइजन्स दिया जाता था। डेड एनिमल्स को जो है जिसमें सस्पेक्टेबल पैथोजेंस होते थे या डिजीज होती थी उसको लोगों की उस कम्युनिटी की वेल्स में डाल लेते थे, कुओं में डाल लेते थे ताकि वो डिजीज सबको फैल जाए। और फिर उसके बाद आपने देखा कि 1346 में स्पेशली जब कैफा सिटी का मुहासरा किया था मंगोलों ने, तो उस वक्त एक ताउन की बीमारी फैली उनमें, और वो चूंकि मुहासरा लंबा होता जा रहा था तो उन्होंने फिर एक तरीकाकार ये किया कि चलो हम तो डूब ही रहे हैं, तो ये अपने जो डेड फौजी थे वो वॉल के ऊपर रख के या उनकी तरफ फेंकते थे ताकि ये बीमारी पूरे शहर में फैल जाए, फिर आसानी हो जाएगी। तो लिहाजा चूंकि वो यर्सीनिया पेस्टिस जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये फैलती थी और रैट्स वगैरह उसको ट्रांसफर करते थे, तो वहाँ से जो लोग हिजरत किए इटली से मुख्तलिफ ममालिक में, तो वहाँ भी ये बीमारी फैली और ये बड़ा मशहूर, ये फर्स्ट बायोलॉजिकल वारफेयर का ऑन पेपर और रिकॉर्डेड फॉर्म में एक केस सामने आया था जिससे लाखों करोड़ों लोगों की डेथ हुई थी। फिर 1763 में फ्रेंच और इंडियन वार्स के दरमियान ब्रिटिश ने आर्मीज ने कोशिश की थी कि स्मॉल पॉक्स के जर्म्स को फैलाया जाए और लोगों को इन्फेक्ट किया जाए ताकि लोगों की डेथ हो जाए।
फिर वर्ल्ड वार वन में जर्मन्स ने इंथ्राक्स प्रोग्राम्स का आगाज किया, जिसमें इंथ्राक्स के स्पोर्ट से ज़्यादा कोशिश की थी कि उनके लाइफ स्टॉक्स को नुकसान पहुंचाया जाए। जो अलाइज हैं, जो जर्मन के अगेंस्ट ममालिक हैं, उनकी अलाइज को के साथ जो ट्रेड हो रहे हैं, उनके लाइफ स्टॉक्स को इस वायरस से उसमें फैलाया गया ताकि लाइफ स्टॉक उनकी डेथ हो जाए, जैसे कि हॉर्सेस है या मूल्स वगैरह है, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। और 1925 में फिर जब ये हो गया वर्ल्ड वार वन, उसके बाद 1925 में जिनीवा प्रोटोकॉल्स डेवलप की गई और बायोलॉजिकल वेपन्स को बैन किया गया दुनिया से, और के कोई भी मुल्क बायोलॉजिकल वेपन्स जो है वो यूज़ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी वर्ल्ड वार टू में जापान ने फिर इंथ्राक्स, प्लेक्यू, कॉलरा और शिजेला जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस को यूज़ किया अगेंस्ट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ चाइना। और कहा जाता है कि स्पेसिफिकली उन्होंने जहाज से उनके स्पोर्स या स्प्रे किया इन पैथोजेंस का उन खास स्टेट्स के ऊपर, और उनसे लोगों को ताकि डिजीज हो जाए और ये लोग सरेंडर कर जाए या इनकी डेथ हो जाए। इवन ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड वार वन में जो इंतराक्शन हुआ था जिससे कुछ लोग मुतासर भी हुए थे, तो उस वक्त जो है वो हिटलर छोटा था और उसने उसकी कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए थे कि जर्मन भी इससे मुतासर हुए हैं, लिहाजा उन्होंने वर्ल्ड वार टू में डायरेक्टली कोई भी बायोलॉजिकल वेपन्स यूज नहीं किए। फिर उसके बाद हमने जो मशहूर एक एग्जांपल हमारे पास 2001 में इंथ्राक्स के अटैक किए, जिसने पूरी दुनिया को दांव पे लगा लिया, जिसको एक बायो टेररिज्म के एग्जांपल के तौर पर लिया जाता है, जिसमें स्पोर्ट्स लोगों को लेटर्स में बंद करके भेजे जाते थे ताकि लोगों को जो है वो डराया जा सके, खौफ फैलाया जा सके। फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ बायोलॉजिकल वारफेयर, आपको इस डायग्राम से ही सारा कुछ पता चल जाएगा, जिसमें एक बंदा डीएनए के साथ खेल रहा है, डीएनए को मैनिपुलेट कर रहा है। और आप सबको पता है कि जो अभी दौर चल पड़ा है वो जीनोम एडिटिंग का है, जीन एडिटिंग का है। क्रिस्पर केस9 टेक्नोलॉजी से जीन्स में एडिटिंग की जा सकती है। सो इन पैथोजेंस को जीन्स मैनिपुलेशन करके एक बायोलॉजिकल वारफेयर के तौर पर यूज किया जा सकता है। बहुत बड़ा चैलेंज है। इवन कोरोना के बारे में स्टार्ट में कयास आराइयाँ की जाती थी, कोई कहता था अमेरिका ने बनाया, कोई कहता चाइना ने बनाया है, लेकिन उसने अक्रॉस द बॉर्डर सबको फिर डिस्टर्ब किया है। सो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फिर बहुत सीरियस होते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर हर जगह होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोसेफ्टी एंड बायोसिक्योरिटी एंड हियर इज द रेफरेंसेस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेशन मेडिकल से रिलेटेड मिलती रहे।